नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज बड़ा खुलासा में बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसके नाम की वजह से आज भी हमारा भारत चल रहा है। एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम लेने समय प्रधानमंत्री भी 100 बार सोचते हैं। हिंदुत्व के बड़े बड़े चेहरे बिना इस नाम के अपनी राजनीतिक सफलता को सोच भी नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ उस स्वर्णिम इतिहास के स्वर्णिम राजा की जिसे आप टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी। केवल 15 साल की उम्र में पहली बार जंग के मैदान में उतरकर अंग्रेज़ों को मुंह की खिलाई थी और अपने जन्म के 270 साल बाद आज सन 2022 में भी ये अंग्रेज़ों के उन औलादों को फूटी आँख नहीं सुहाते जिनकी औलादों को अंग्रेज यहाँ छोड़ गए थे। व्हाट्सएप पर आपको सुबह एक मैसेज आता है कि फला राजा हिंदू विरोधी था, उन्होंने हिंदुओं को बर्बाद किया, इस्लाम फैलाने के लिए काफिरों का कत्ल किया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें रखेल बना के रखा। शायद इस तरह के मैसेज को आप यकीन भी कर लेंगे क्योंकि आपको न इस तथ्यों को क्रॉस चेक करने का समय है न रुचि है। लेकिन ऐसी ही कुछ भ्रांतियाँ टीपू सुल्तान के लिए सन 1800 से फैलाई जा रही हैं। पहले जो व्हाट्सएप था वो किताबों के शक्ल में था और वो लगातार पद्धति आज तक चली आ रही है। आपने एक नाम सुना होगा, सावरकर। जी हाँ, वही सावरकर जिनको अंग्रेज़ों ने कितने ही सालों तक अंडमान के अंडा सेल में रखा। बाद में ये सावरकर ने माफ़ी मांगते हुए अंग्रेज़ों के लिए काम किया, उसके बदले में उनको महीने का मेहनताना मिलता था। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो वाक़या है जिसे हर भारतीय जानता है। सावरकर एक ऐसे इतिहास के व्यक्ति हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के लिए हर वो लेख लिखा जहां पर उनको एक क्रूर शासक, एक हिंदू विरोधी दिखाया जा सके। उनकी एक किताब है साहा सोनेरी पाने। सावरकर ने ये किताब लिखी, उसमें एक प्रसंग का जिक्र आता है टीपू सुल्तान के लिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि टीपू सुल्तान जब गद्दी पर बैठे तो उनका जो पहला आदेश था वो ये था कि मेरे साम्राज्य के अंदर तमाम जो हिंदू पुरुष हैं उनकी हत्या कर दी जाए, उनकी महिलाओं को रखेल बना दिया जाए और तमाम जो मेरे इस्लामिक और मुसलमान के भाई हैं उनके सामने उन औरतों को परोसा जाए ताकि उन औरतों का भोग मेरे मुसलमान और इस्लाम को मानने वाले कर सकें। ये प्रसंग जब उन्होंने अपनी किताब साहब सोनेरी पाने में लिखा है, उसको आधार बनाने के लिए उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जिनका नाम कर्नल माइस बताया है। उनका ये कहना था कि कर्नल माइस की एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए तो उस समय ये किताब वहाँ के लंदन की जो रॉयल लाइब्रेरी है वहाँ पर इन्होंने पढ़ी थी, जिसको आधार बना के ये वाक्य इन्होंने लिखा है। भारत के भी लोग बहुत चालाक हैं, बहुत साहित्यकार हैं जो टीपू सुल्तान के विषय में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने रॉयल लाइब्रेरी लंदन को मेल किया, क्या आपके लाइब्रेरी में हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसके लेखक कर्नल माइस हैं उसकी जानकारी और किताब की प्रति हमें चाहिए। जवाब के बदले में ईमेल आता है रॉयल लाइब्रेरी लंदन की तरफ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्नल माइस नाम का कोई व्यक्ति काम नहीं करता था। इस तरह की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब हमारे लाइब्रेरी में नहीं है, न इस विषय में लाइब्रेरी को कोई जानकारी है। हो गया ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला खेला। साहा सोनेरी पान में जिस अधिकारी की किताब को आधार मानकर सावरकर ने ये बात टीपू सुल्तान के लिए लिखी थी वो इंसान मौजूद ही नहीं है। न वो उस इंसान का कोई अस्तित्व है, न वो किताब का कोई अस्तित्व है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि अगर ये संदेश आपने 24 लोगों को नहीं भेजा तो आपके साथ बुरा हो सकता है। इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 1800 सदी से अभी तक चली आ रही है। इसी तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक दूसरा बड़ा नाम जुड़ता है डॉक्टर नरेंद्र जाधव का, जो पूर्व कुलपति हैं पुणे विश्वविद्यालय के। जी हाँ, वही पुणे विश्वविद्यालय जो शैक्षणिक योग्यता में विश्व में एक बड़ा आयाम और मुकाम रखता है। इतने बड़े संस्था के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र जाधव एक किताब लिखते हैं, आमचा बाप आणि आम्ही। मराठी की इस किताब में एक प्रसंग आता है जिसमें इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इसमें देखने को झलकता है।
इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मोहम्मद इकबाल जो सारे जहां से अच्छा की कविता लिखे हैं, इस कविता पढ़ने पर मुझे फ़ख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान को चुनते और वहां चले जाते हैं, तो मोहम्मद इकबाल के ईमान पे, उनके देशभक्ति पर और उनकी नीयत और विचारधारा पर मुझे शंका और सवाल खड़े होने लगते हैं। ये शब्द हैं डॉक्टर नरेंद्र जाधव के उनके किताब में। देखिए किस तरह से आपको गलत जानकारी आपको परोसी जाती है। आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा की कविता लिखी है, वो मूलतः पाकिस्तान पे ही थे और उनका जो देहांत हुआ था सन 1938 में हो चुका। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ। डॉक्टर नरेंद्र जाधव जो इतने बड़े कुलपति के वाइस चांसलर रहे हैं, इतने बड़े विद्यापीठ के, यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किस तरह से गलत कोट करते हुए लोगों को मिसगाइड किया। जो इंसान 1938 में ही देहांत हो चुका है, मर चुका है, वो 1947 में पाकिस्तान को कैसे चून कर सकता है। 1938 में पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था और वो मूलतः हिंदुस्तान के थे। इसी के लिए उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो कविता है उन्होंने लिखी थी। इस तरह के कुछ साहित्यकार आज भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार टीपू सुल्तान को लेकर विवादित और आपत्तिजनक चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई हैं। इसी में एक नाम जुड़ता है ई लक्ष्मीपति, एक इतिहासकार, अपने आप को बताने वाला इंसान। बेंगलोर के टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि 1753 में 1753 सन में टीपू सुल्तान ने अंग्यार ब्राह्मणों की हज़ारों की संख्या में हत्या करवाई। इसी की वजह से अंग्यार ब्राह्मण आज भी काली दीपावली मनाते हैं। ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात रखी कि 1753 में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह के इतिहासकारों की वजह से आज हमारे युवाओं को असली हकीकत नहीं पहुँच पा रही है। 1753 में हज़ारों अंग्यार ब्राह्मणों की हत्या करने वाला टीपू सुल्तान उस समय केवल 2 साल का था, क्योंकि टीपू सुल्तान की जो जन्म तारीख है वो है 1 दिसंबर 1751, 1751। 1751 में पैदा हुआ टीपू सुल्तान 1753 में हजारों अंग्यार या जो ब्राह्मण हैं उनकी हत्या कर देता है। यही कुछ ऐसे विवादित पोस्ट और कोट हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसको देखते हुए बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपनी रोजी रोटी के लिए टीपू सुल्तान को एक आक्रांतकारी, एक विवादित और बहुत ही दुष्ट नेता के तौर पर, दुष्ट राजा के तौर पर दिखाता है। ये तो हो गया आपको टीपू सुल्तान और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की गलत जानकारियों के तथ्यों के बारे में। लेकिन आपको पता है कि टीपू सुल्तान से आज की भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सेना है वो क्यों चिढ़ती है? क्योंकि ये वाकया शुरू हुआ था हैदर अली से। हैदर अली एक सेना के सेनापति थे। उनके कार्यों की वजह से, उनकी जो शौर्य की वजह से उनको मैसूर राज्य का सुल्तान बना दिया गया। इसी सुल्तान के घर में 1 दिसंबर 1751 को जन्म लेते हैं टीपू सुल्तान। जब अंग्रेज़ भारत में बढ़ रहे थे उस समय हैदर अली जो कि मैसूर के सुल्तान थे, उन्होंने देश के अन्य राजाओं को, जिसमें नवाब, होलकर, शिंदे, तमाम लोगों को पत्र लिखा कि हम जो आपसी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे हम बाद में निपट सकते हैं, पहले हमें अंग्रेज़ों से लड़कर इनको हमारे हिंदुस्तान से बाहर फेंकना होगा। हैदर अली की इस पत्र के बाद भी किसी राजा ने इनको जवाब नहीं दिया। आखिर हैदर अली की वो शंका हकीकत में बदल गई। पुणे पेशवाई को ख़त्म करने के लिए राघोबा पेशवा अंग्रेज़ों की मदद लेकर चढ़ाई कर देते हैं पुणे पेशवाई के ऊपर। उस समय नाना फडणवीस जो कि पुणे पेशवाई के मुखिया थे, उनको ये लगने लगा कि हैदर अली ने जो बात कही थी वो हकीकत है। इसके बाद नाना फडणवीस पूरे देश के तमाम राजाओं को पत्र लिखते हैं कि हमें हैदर अली के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहिए। तमाम राजा मिलते हैं, बैठते हैं, रणनीति तय करते हैं। अलग अलग विभाग, अलग अलग राज्य बांट दिए जाते हैं कि किस इलाके में कौन राजा अंग्रेज़ों से लोहा लेगा। अंग्रेज लगातार आक्रामक होते जा रहे थे। उत्तर भारत उन्होंने कब्जा कर लिया था, दक्षिण की तरफ वो बढ़ रहे थे।
लेकिन दक्षिण में एक मजबूत ढाल के तौर पर हैदर अली लगातार लड़ते रहे। जब युद्ध की घोषणा होती है तो उस समय मैदान में केवल हैदर अली ही एकमात्र ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। बाकी सारे शासकों ने पीछे बैठकर इस लड़ाई को देखने में ही अपना निर्णय लिया। हैदर अली ने बिना सोचे अकेले ही मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। लेकिन 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की पीठ में जो कैंसर का जख्म था उसने अपना रंग दिखाया और काल ने हैदर अली को अपने बाहों में समेट लिया। 6 दिसंबर 1782 को कैंसर की वजह से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके बेटे यानी कि टीपू सुल्तान सत्ता पे काबिज होते हैं। 31 वर्ष की उम्र का युवा मैसूर साम्राज्य का नया सुल्तान बनता है। लगातार 1700 छोटे युद्ध लड़ने के बाद 4 बड़े युद्ध उन्होंने लड़े, जिसमें से 3 में उनको सफलता मिली और जो चौथा मैसूर का युद्ध था उसमें विश्वासघात, धोखा और गद्दारी की वजह से उनकी हत्या हो जाती है। ये वाकया है 1799 का। 4 मई 1799 का वो मनहूस दिन था जब अंग्रेज किले पर हमला करते हैं। उस समय टीपू सुल्तान अपने 2 लोगों पर बहुत ही विश्वास करते थे, जिसमें पहला नाम था मीर सादिक। मीर सादिक इनके साम्राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ पारिवारिक और आंतरिक मनमुटाव के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें खरीद लिया। मीर सादिक के अलावा एक ऐसा इंसान था जिस पे टीपू सुल्तान आंख बंद कर भरोसा करते थे। उनका नाम है पंडित पुरनैया। पंडित पुरनैया को मिसाइल की वो टेक्नोलॉजी आपको शायद बताना चाहूँगा कि इस विश्व के अंदर, भारत के अंदर टीपू सुल्तान पहले ऐसे योद्धा और राजा रहे हैं जिन्होंने इस तरह की मिसाइल्स का निर्माण कराया, क्योंकि वो बेहतर शासक के अलावा एक वैज्ञानिक भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे। बचपन से वो लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहे, यहाँ तक कि फ्रांसीस सेनाओं से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। इन तमाम अपनी योग्यताओं के आधार पर उन्होंने एक ऐसी मिसाइल तैयार की थी जो लंबी दूरी तक अपने शत्रुओं को घात कर सकती है। अलग अलग पन्नों में अलग अलग संख्या दी हुई है। किसी में ये कहा गया है किताब में कि टीपू सुल्तान ने 50,000 मिसाइलें, बंदूकें या उसको हथियार आप कह सकते हैं, उन्होंने पंडित पुरनैया को दिया। और कावेरी नदी के पास का जो इलाका था जहाँ से अंग्रेजी सेना इनके साम्राज्य में अंदर आ सकती थी, वो इलाका पंडित पुरनैया की सुरक्षा में दिया गया। जब ये मिसाइल लेकर पंडित पुरनैया वहाँ पर तैनात हुए, अंग्रेजी सेना ने कावेरी नदी पार करते हुए किला के बगल के ईदगाह के मैदान में पहुँची तो पंडित पुरनैया ने टीपू सुल्तान के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कोई भी मिसाइल नहीं चलाई, जिसकी वजह से अंग्रेजी सेना जो थी वो टीपू सुल्तान के किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। इस मुख्य दरवाजे पर दूसरी गद्दारी हुई मीर सादिक के नाम पर। मीर सादिक को इस दरवाजे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और बड़े आराम से मीर सादिक ने यह दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के फेंके हुए सोनों के सिक्कों की वजह से मीर सादिक और पंडित पुरनैया जैसे लोग बिक चुके थे। यही कारण था कि अंग्रेजी सेना बड़े आराम से महल में आती है और राजा यानी टीपू सुल्तान की हत्या कर देती है। ये सारा वाकया टीपू सुल्तान के मुख्य जो सुरक्षा रक्षक में एक सैनिक थे जिसका नाम नागप्पा था, वो देख रहा था। नागप्पा लहूलुहान हो जाता है जब वो देखता है कि मीर सादिक उनके सामने खड़ा है। तो नागप्पा उनको बुलाता है कि राजा साहब आप आइए, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। नागप्पा की ये बात सुन के मीर सादिक को आश्चर्य होता है कि एक मरता हुआ इंसान ऐसा कौन सा राज है जो मुझे बताना चाहता है। लेकिन उन्हें पता था कि नागप्पा लगातार सुल्तान के साथ रहता हुआ है, शायद उनको कुछ ऐसी जानकारी हो जिसका हमें आगे भविष्य में फ़ायदा मिल सकता है। इस गफलत में मीर सादिक नागप्पा के पास आते हैं और जैसे ही नागप्पा की तलवार के रेंज में मीर सादिक आता है, नागप्पा लहूलुहान हालत में भी मीर सादिक पर हमला करता है और उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर देता है। अपने मालिक टीपू सुल्तान के प्रति वफादारी दिखाते हुए एक हिंदू भाई नागप्पा मीर सादिक का सर तन से जुदा कर देता है।
भगदड़ मच जाती है। किले के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें जनता डरी हुई और भ्रमित हो जाती है। एक 15 साल की ब्राह्मण लड़की लोगों से पूछती है कि आप क्यों भाग रहे हैं। लोग बताते हैं कि हमारा टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गया। तो लड़की कहती है कि आप भागिए मत, हम उस वीर राजा की ये प्रजा हैं, हमें उनके अंग्रेज़ों के साथ लड़कर हमें भी इस मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन कोई भी इंसान इस 15 साल की ब्राह्मण लड़की की बात नहीं सुनता और लोग भागना चालू करते हैं। उसके बाद ये 15 साल की लड़की तलवार उठाती है और अपने राजा का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों से भिड़ जाती है, जिसके बाद इस लड़की को भी वीर गति की प्राप्ति होती है। किले में टीपू सुल्तान का शरीर पड़ा हुआ था। एक अंग्रेज अधिकारी जो इस सेना का अध्यक्ष था, उस अधिकारी का नाम था कर्नल वेलेस्की। वो अपने सैनिकों से कहता है कि हमने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। एक शोक सभा आयोजित की जाती है जिसमें कर्नल वेलेस्की टीपू सुल्तान को शोक समर्पित करते हैं और अपने सैनिकों को आदेश करते हैं कि हमारा जो झंडा है, यूनियन जैक जो झंडा है, उसे आधा झुका दिया जाए। जब कर्नल वेलेस्की के इस आदेश को उनके सेनापति पूछते हैं कि सर हम जीत चुके हैं, विरोधी मर चुका है, हम अपना झंडा, एक विजयी सेना अपना झंडा क्यों झुकाएगी? तो कर्नल वेलेस्की कहते हैं कि भले टीपू सुल्तान हमने उन्हें मार गिराया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा उससे हमें ऐसा लगता है कि हमने पूरा भारत फतेह कर लिया। तो इस योद्धा के शौर्य को देखते हुए, उसको सम्मान करते हुए ससम्मान तरीके से हम अपना जो झंडा है उसे झुकाएंगे और एक शौर्य के लिए उनको जो समर्पित है, एक सम्मान हम अंग्रेजी सेना उनको देना चाहते हैं। कर्नल वेलेस्की की ये जो प्रसंग है, ये बहुत सारे इतिहासकारों के किताबों में दर्ज है। बड़े ही सम्मान के साथ टीपू सुल्तान को उनकी अंतिम संस्कार किया जाता है और अंग्रेजी सेना उन्हें सम्मान देते हुए अपने राज्य को आगे बढ़ाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान न केवल एक अच्छे शासक रहे हैं, बल्कि एक अच्छे साइंटिस्ट भी रहे हैं, जिन्होंने मिसाइल की टेक्नोलॉजी का खोज करके इस्तेमाल भी किया। वो एक अच्छे डॉक्टरी वैज्ञानिक भी रहे हैं, जिन्होंने अपने मेडिकल साइंसेस के लिए बहुत सारे प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए। एक प्रसंग मुझे एक किताब में पढ़ने मिला कि अंग्रेजी डॉक्टर लंदन से टीपू सुल्तान को पत्र लिखता है कि मैं आपकी प्रयोगशाला देखना चाहता हूं। उनका स्वागत टीपू सुल्तान करते हैं। जब वो इंसान जो डॉक्टर लंदन से मैसूर इनके प्रयोगशाला पहुंचता है, तो वो देखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने एक सैनिक जिनकी नाक और गाल के पास एक चीरा पड़ा हुआ था, उसके चीरा भरने को लेकर सर्जरी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सैनिक की जांघ से चमड़ा निकाला और उनके नाक पर, उनके गले पर, गर्दन पर उसे सत्यापित कर रहे हैं, जिसे हम आज के टाइम में प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। सोचिए टीपू सुल्तान का नॉलेज कितना बड़ा था कि 1780 के दौरान में वो प्लास्टिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, वो एक अच्छे साहित्यकार भी थे। अपने पूरे जीवन काल के 48 साल के जीवन में उन्होंने 48 किताबें लिखी। उनकी लाइब्रेरी में 3000 किताबों से ज़्यादा का कलेक्शन था। वीर गति प्राप्त होने के बाद अंग्रेज़ों ने वो सारी किताबों को पहले कोलकाता के सेंट विलियम फोर्ट यूनिवर्सिटी में ले गए। बाद में इन किताबों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में शिफ्ट कर दिया गया। अगर आज आप गूगल करना चाहें तो टीपू सुल्तान लाइब्रेरी के नाम से लंदन के अंदर, रॉयल लाइब्रेरी के अंदर एक सेक्शन बनाया गया है, जहां पर इन 3000 किताबों को संरक्षित करके रखा गया है। सन 2022 में भी आज के युवा 270 साल पहले एक ऐसे इंसान की लिखी हुई किताबों को पढ़ रहे हैं। नेपोलियन जैसे महान योद्धा और नाविक जो रहे हैं, उन्होंने भी टीपू सुल्तान की किताबों को रेफरेंस लेके उनकी जो युद्ध कौशल है उसको समझते हुए कितने ही युद्ध जीते। ये कद है हमारे देश के महान योद्धा टीपू सुल्तान का, जिसे भारतीय जनता पार्टी, उनके आईटी सेल और आरएसएस के लोग लगातार बदनाम करते जा रहे हैं। और बदनाम करने का कारण यही है कि जब अंग्रेज़ की लड़ाई हो रही थी, देश स्वतंत्रता और आज़ादी की लड़ाई रह रहा था, तो यही आरएसएस और इनके जो लोग थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। आज भी वो अपने अंग्रेज़ों के प्रति वफादार हैं और यही कारण है कि आज भी इनकी जो आईटी सेल है, इनके जो लावारिस
जो टुटपुटिया सोशल मीडिया के लोग हैं, नेता हैं, वो आज भी टीपू सुल्तान के नाम से बिलबिलाने लगते हैं। अंग्रेज़ों के खाए हुए नमक की वफादारी ये आज भी इस देश में निभा रहे हैं, आज़ादी के इतने साल बाद भी। इन्होंने बहुत कोशिश की। 1883 से सावरकर की लगातार किताबों में आपको टीपू सुल्तान के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी मिल जाएगी। आपके मोबाइल पर आने वाली हर एक टीपू सुल्तान संबंधित कोई भी अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज देखेंगे तो वो आपको भड़काऊ और भ्रमित करते हुए मिलेगी। कोई भी न्यूज़ चैनल आप गोदी मीडिया का लगा दीजिए, टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी ही आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि ये लगातार आरएसएस और अंग्रेज़ों के जो दलाल हैं वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि इस महान योद्धा की जो शौर्य है, जो कीर्ति है, उसे छुपाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, सूरज को आप कितना भी ढक लीजिए, अपनी आंखें कितनी भी मूंद लीजिए, लेकिन उसका प्रकाश विश्व को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही टीपू सुल्तान की जो कीर्ति है, जो यश है, पूरे विश्व में फैला है। इसे रोक पाना किसी भी संगठन या व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या तथ्य अलग दिखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।